हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज है 26 नवंबर और आज मॉर्निंग में आपका ईओ का यानी कि अधिशासी अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ है, जिसका क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा चुकी हूँ। इसमें 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन दिए गए हैं और हिंदी व्याकरण से ही सभी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो एक ही पोर्शन है, इसको हमें इस वीडियो में सॉल्व करना है और आप देखना कि आपके कौन से आंसर इसमें सही गए और कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपके 100 में से कितने आंसर्स इसमें ठीक गए हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जो कंफ्यूजिंग है, जिनके 2 आंसर निकल कर आ रहे हैं, उनको भी आप ध्यान से देखना। तो इसमें जो पहला ही क्वेश्चन है वो ही मुझे कंफ्यूजिंग लगा, क्योंकि इनमें से तत्सम शब्द नहीं है पूछा है। अब यहाँ पे खल और भिक्षा आपका तत्सम शब्द लग रहा है, लेकिन मक्खी और कठिन दोनों ही कैसे शब्द हैं? तद्भव शब्द हैं। ठीक है, मक्खी और कठिन इसमें दोनों ही आंसर होने। अब देखना यह है कि आयोग इस क्वेश्चन का क्या करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम शब्द वत्स का इनमें से कौन सा तद्भव रूप सही नहीं है? तो वत्स के कौन कौन से तद्भव होते हैं इसमें पूछा है। देखो, वत्स का मीनिंग होता है बच्चा, ठीक है, और इसको कहते हैं बाछा। बछड़ा भी इसको कहा जाता है, लेकिन इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बाखर हो जाएगा, क्योंकि ये इसका तद्भव रूप नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से विदेशी शब्द हमें बताना है कि कौन सा है। अब देखिए, यहाँ पर विदेशी शब्द बताना है। जो खीर है, चूल्हा है और तीता है, ये तो हमारे देश के शब्द हैं, तो इनको हम देशज शब्द बोलेंगे, लेकिन करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा कुश्ती। और आपको पता है कुश्ती कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आगत विदेशी शब्द नहीं है पूछा है। विदेशी शब्द नहीं यानी कि कौन सा देशी शब्द है ये बता देना है हमको। तो थैला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भारत का ही हमारा देशी शब्द है। ठीक है, अब अगला है, इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो अक्खड़ देशज है, अचानक देशज है और चकमा भी देशज है, लेकिन इसमें मदद शब्द जो है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मदद हो जाएगा, क्योंकि मदद जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, तो ये देशज नहीं होगा। अब अगला है हमारे पास परिकूट, और परिकूट का हमसे पूछा है तद्भव रूप। परिकूट का जो तद्भव होता है वो परकोटा होता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से हमसे पूछा है, देशज शब्द कौन सा है इनमें से? तो देखिए, आग, तेंदुआ, आम्र, ये सब हिंदी भाषा के या फिर आप कह सकते हैं संस्कृत से आए हुए शब्द हैं, लेकिन जो 14 है वो हमारा देशज शब्द है। ठीक है, और तो ऑप्शन आपका डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो हमें संधि से दिया गया है। संधि विग्रह करके हमें बताया गया है कि चे प्लस अन चयन होता है, तो ये स्वर संधि का कौन सा रूप है? तो आपको इसमें दिख रहा होगा, तो इसमें ना जो साउंड आ रही है वो अय की आ रही है चयन में, तो अयादि इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, आजन्म में कौन सा समास है पूछा है। तो देखिए, इसमें आगे से उपसर्ग लगा हुआ है आ, तो जिसमें भी उपसर्ग लगे रहते हैं, जैसे प्रतिदिन, आजन्म, तो वो कौन से समास होते हैं? वो अव्ययी भाव समास होते हैं। अगला है हमारा 10वां प्रश्न, जिसमें पूछा है प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा प्रति। ठीक है, प्रति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी तर में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, तो तर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए, नेक्स्ट हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा है जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उस समास को क्या कहते हैं? तो अंतिम पद जिसमें प्रधान होता है उसको कहा जाता है तत्पुरुष समास। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? उच्चारण, उतधन चारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यंजन संधि ये होती है। ठीक है, अब अगला है, निम्नलिखित में से आप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? आप प्रत्यय का प्रयोग, अब देखो आपको सब सेम लग रहे होंगे, लेकिन जो प्रत्यय उपसर्ग होते हैं उनको हटाकर मूल शब्द भी निकल कर आना चाहिए, जो कि आपका आ रहा है डी ऑप्शन से, मिलाप से। कैसे आ रहा है? आप इसकी संधि करके देखेंगे तो मिल धन आप बनेगा आपका, तो ये मिलाप बना है, तो आप इसमें प्रत्यय है और मिल एक अपने आप में पूर्ण मूल शब्द है। ठीक है, तो मिलाप इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस एक शब्द में प्रत्यय का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? अब देखिए, आपको चारों ऑप्शन में मति दिख रहा होगा लास्ट में, तो आप मति इसका प्रत्यय समझेंगे। ठीक है, अब मति का किस किस शब्द में सही प्रयोग किया गया है?
तो बुद्धिमान का बुद्धिमती होता है, आयुष्मान का आयुष्मती होता है, श्रीमान का श्रीमती होता है, लेकिन बलमती इसमें ऑप्शन आप लगाएंगे, टिक करेंगे, क्योंकि बलमती नहीं होता है, जबकि क्या होता है, बलवान का बलवती होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी इसमें आएगा। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास से संबंधित शब्द नहीं है। तत्पुरुष आपका जो समास है उसमें यहाँ पर 3 ऑप्शन तत्पुरुष के दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा तत्पुरुष समास नहीं है। तो मैंने आपको बताया था जिसमें भी उपसर्ग लगा होता है वो अव्ययी भाव समास होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो स्वागत का जब संधि विच्छेद आप करते हैं तो सु धन आगत बनता है, तो इस प्रकार से सु इसमें उपसर्ग लगा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अक्षर, चरण और गयंत ये सभी तत्सम शब्द हैं, लेकिन माता इसका तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम होता है मातृ, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, माता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है बताना है। तो देखिए द्रौपदी का जो दूसरा नाम है वो पांचाली है, कृष्णा भी द्रौपदी का ही दूसरा नाम है, और याज्ञसेनी भी, लेकिन सुभद्रा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुभद्रा द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुभद्रा किसका पर्यायवाची होता है, सुभद्रा होता है दुर्गा का पर्यायवाची। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से दर्पण का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। तो मुकुर, आरसी, आईना ये सभी दर्पण के पर्यायवाची है, लेकिन दामिनी दर्पण का पर्यायवाची नहीं होता है। दामिनी किसका होता है, दामिनी होता है बिजली का, जैसे बिजली, चपला, दामिनी। ठीक है, अब आता है 21वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा है ज्वार का विलोम शब्द क्या है। आपने करेक्ट किया होगा, भाटा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा है निकम्मा शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, यानी कि विलोम शब्द कौन सा है। निकम्मा यानी कि कुछ नहीं करने वाला, और कर्मठ इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सभी काम करता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पर, जिसमें पूछा है इनमें से शिव का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए इसमें मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मुझे हुआ है, क्योंकि इसमें मुझे कोई भी इसमें शिव का पर्यायवाची समझ में नहीं आ रहा कौन सा होगा। जहाँ तक मुझे पता है राज जो है वो कुबेर को कहा जाता है, और गुडाकेश कृष्ण का पर्यायवाची होता है, कुमार कार्तिकेय का पर्यायवाची होता है, और अद्रिजा तो जो पार्वती गंगा है इनके पर्यायवाची अद्रिजा होता है। लेकिन मुझे शिव का इसमें कन्फ्यूज़न है कि इन तीनों में से कौन सा इसमें होना है, तो आप इसको स्किप कर दीजिए अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ऐहिक का विलोम क्या होगा। ऐहिक यानी कि इसी लोक का, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पारलौकिक यानी कि दूसरे लोक का। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं है। देखिए विटप, अगम, द्रुम सभी वृक्ष के पर्यायवाची हैं, लेकिन तड़ाग किसका पर्यायवाची है, ये आपका जो समुद्र ताल होते हैं तो इनका पर्यायवाची है तड़ाग, तालाब का, तो ये आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 26 में पूछा है इनमें से स्तुति का विलोम शब्द है। स्तुति यानी कि किसी की प्रशंसा करना, ठीक है, लेकिन स्तुति का उल्टा क्या हो जाएगा, निंदा करना, बुराई करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, परा का विलोम शब्द क्या होगा। परा का विलोम शब्द होता है अपरा। ठीक है, अगला है अनेकार्थक शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है, वह है तो देखिए जो अक्षर है ना वो ईश्वर के नेम पर आधारित होता है, जैसे कि हनुमान, शिव, मोक्ष। ठीक है, लेकिन जल यहाँ पर अक्षर का अर्थ नहीं कहलाएगा, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, अनेकार्थक शब्द हरि का इनमें से एक अर्थ है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि समुद्र, अग्नि, प्राण, इंद्रधनुष इनमें से मुझे इनमें कोई भी हरि का समानार्थक नहीं लग रहा है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वैसे जो हरि का अर्थ होता है वो ज़्यादातर ईश्वर के नेम के तरफ जाता है, तो इंद्रधनुष में भी हो सकता है। वैसे तो इंद्रधनुष का नहीं होगा, इंद्र का पर्यायवाची या फिर विष्णु का पर्यायवाची हरि हो सकता है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मुझे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का। साथ में अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जिसका आंसर मैं गलत बता रही हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं, ताकि बाकी बच्चों की भी इसमें हेल्प हो जाए। अब है क्वेश्चन नंबर 30,
जिसमें बोला है निम्नलिखित में से श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है, यानी कि एक जैसे बोलने में जिनका उच्चारण सेम सेम लगता है। तो देखिए अमूल और अमूलिका तो लगता है सेम, अयुक्त और आयुक्त का भी लग रहा है, अरि और अरि का भी लग रहा है, लेकिन आमोद प्रमोद तो बिल्कुल ही विपरीतार्थक शब्द हैं। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें बोला है निर्माण और निर्वाण श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ बताना है हमको। तो देखिए निर्माण यानी कि बनाना और निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है, अतल का सर्वाधिक उपयुक्त श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कौन सा लग रहा है, मतलब कि अतल जैसा बोलने में कौन सा शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अक्ल, अत्न, अतन, अतुल और अचल में से अतुल इसमें लग रहा है। ठीक है, अतल और अतुल एकदम सेम लग रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें पूछा है नाग शब्द से निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ द्योतित नहीं होता है। तो नाग का पर्यायवाची हाथी है, रांगा है और बादल है, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द जलज का समानार्थी है। जलज यानी कि कमल का आपसे पर्यायवाची इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, कमल के पर्यायवाची होते हैं जलज, और क्या होते हैं पंकज, सरोज। ठीक है, और साथ में कुशेशय भी इसका पर्यायवाची होता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 35 में, पतंग शब्द निम्नलिखित में से किसके अर्थ का द्योतक नहीं है। पतंग से किससे मैच कर सकते हैं आप। देखिए सूर्य भी आसमान में है तो सूर्य को भी कह सकते हैं, पक्षी को कह सकते हैं और टिड्डी को कह सकते हैं, लेकिन सर्प को नहीं कहा जा सकता है। तो सर्प इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है अगला, सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है, कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। तो सर्प के पर्यायवाची है उरग, पन्नग और व्याल। तो कौन सा नहीं है इसमें, ऑप्शन ए रासप सर्प का पर्यायवाची नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे पूछा है निशाचर का अर्थ समाहित नहीं है। निशाचर यानी कि रात का समय में जो भी होता है, तो रात के समय में चोर हो सकता है, प्रेत हो सकता है, राक्षस हो सकता है, लेकिन निशान इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है ऐसी इसको क्या बोलते हैं कि क्षण भर में नष्ट होने वाला, यानी कि क्षणभंगुर। तो ये यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं वो सभी वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं, क्षणभंगुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में पूछा है जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परित्यक्तता। ठीक है, नेक्स्ट है किसी को जीतने की चाह रखना क्या कहलाता है, उसको जिज्ञासा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बिना बुलाए आया हुआ व्यक्ति को क्या कहते हैं। जो बुलाकर आता है उसको तो हम अतिथि कहते हैं या फिर आहूत कहते हैं, लेकिन जो नहीं बुलाकर आता है वो अनाहूत कहलाता है। अब है रात और संध्या के बीच का समय क्या कहलाएगा। तो कई बार पूछा गया है, गोधूली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि से पूछा है, अलौकिक इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है पूछा है। देखो तिथि इसमें गलत दिया गया क्योंकि थौ पे भी छोटी की मात्रा होती है, निरोग में नौ पे बड़ी ई की मात्रा होती है, पत्नी में 9 पर बड़ी की मात्रा होती है। तो यहाँ पर जो सबसे शुद्ध शब्द है वो कृशांगी है। कृशांगी का कभी अर्थ पूछे तो आपको पता होना चाहिए, ऐसी लड़की जो दुबले पतले शरीर वाली होती है उसको कृशांगी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हमें बताना है कि कौन सा है। देखो गुरु में छोटे ऊ की मात्रा आपके रॉ पर लगती है, और कृपया में जो प होता है वो पूरा लगाया जाता है कृपया। ठीक है, मिष्ठान में क्या होता है, मिश यहाँ पे जहाँ पे ठौ लिखा है वहाँ पे टॉ आता है। ठीक है, मिष्ठान। तो ऐतिहासिक इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा है कि इनमें से जो अशुद्ध शब्द है वो कौन सा है। ठीक है, आदृत सही लिखा है, त्रिकोण भी सही लिखा है और दृश्य भी सही लिखा है, उऋण इसमें गलत हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वाक्य है तो देखिए शुद्ध वाक्य वाले तो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने पड़ते हैं। तो इसमें जहाँ तक मुझे लगता है शुद्ध वाक्य इसमें है कि वह 20 दिन तक भूखा रहा। ठीक है, वह 20 दिन तक भूखा रहा। अब है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है पूछा है। तो इसमें मुझे शुद्ध वाक्य लग रहा है कि अनेक बार देख चुका हूँ।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अशुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो सकता है ऑप्शन ए, निराशा की किरणें छाई हुई है। ठीक है, क्योंकि निराशा की किरणें फैली भी हो सकती है, क्योंकि किरणें फैली भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ऑप्शन ए मेरे हिसाब से इसमें करेक्ट हो रहा है। इनमें से अशुद्ध वाक्य बताना है हमें। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, वह नगर दर्शनीय, मैं समझती हूँ इसमें अशुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है पूछा है। अब देखिए सभी शब्द यहाँ पर शुद्ध लग रहे हैं, लेकिन वर्ण में भी इस तरह से लिखा जाता है वर्ण। ठीक है, तो हो सकता है आपका ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाए। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें पूछा है निम्नलिखित में से मुद्रा का अर्थ समाहित नहीं है। मुद्रा को हम मोहर कहते हैं, चिन्ह भी कहते हैं, सिक्का भी कहते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा मदिरा। ठीक है, मुद्रा से बिल्कुल, उसके अर्थ से बिल्कुल भिन्न है ये। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें पूछा है चटमंगनी पटब्याह लोकोक्ति से क्या तात्पर्य है। तो चटमंगनी पटब्याह का मतलब होता है तत्काल कार्य करना, यानी कि जल्दी से कार्य कर देना। 54 में पूछा है ऊधो का लेना ना माधो का देना, यानी कि किसी से कोई भी मतलब न रखना। ठीक है, अगला है एक आंख से देखना। एक आंख से देखना यानी कि एक समान देखना, सबको समान नज़र से देखना। अगला क्वेश्चन है बगुला भगत होना। बगुला भगत होना यानी कि पाखंडी होना, करेक्ट होगा। 57 में पूछा है आँख के अंधे गांठ के पूरे, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मूर्ख है किंतु वो धनवान है। ठीक है, मूर्ख धनवान यानी कि आँख के अंधे गांठ के पूरे। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इस अधूरी लोकोक्ति को पूरा करना है, जहाँ देखी तवा परात, तो इसके आगे आ जाएगा वहीं गुजारी सारी रात। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ होगा बुरी राय देना। अगला पूछा है कुआं खोदना मुहावरे का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो कुआं खोदना यानी कि कठिन परिश्रम करना। अगले पे पूछा है 3 लोक से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होता है सबसे अनोखा, सबसे अनूठा या फिर सबसे निराला। 3 लोक से मथुरा न्यारी। 62 में बोला है आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। आधा तीतर है आधा बटेर है, यानी कि अनमेल वस्तुओं का मिश्रण। अगले में पूछा है जब वाक्य लिखते समय कोई ऐसा पद जो वाक्य में आना आवश्यक है लेकिन लिखने से वो छूट जाए तो उसे लिखने के लिए किस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। तो उसे त्रुटिपूरक चिन्ह कहते हैं, और इसका दूसरा नाम हंसपद चिन्ह भी है, जो कि इस प्रकार से ऊपर की ओर लगाया जाता है वाक्य के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्वंद्व समास के पदों के बीच प्रायः इनमें से कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होगा। तो आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगी। ऑप्शन जो आपका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा आपका चिन्ह उसमें लगता है जैसे माता पिता के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 से अधिक समान स्तरीय पदों में अलगाव दिखाने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वही चीज़ पूछी है जो कि हमसे जैसे कॉमा का इसमें हमसे पूछा गया है। किस 2 से 3 समान स्तर के पद हैं, जैसे कि रीना, नेहा और किरण। ठीक है, तो ये अल्प विराम होगा, तो आपका अल्प विराम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉमा पूछा है हमसे। अब इसमें पूछा है इनमें से विवरण चिन्ह कौन है। तो कोई भी हम टॉपिक डालते हैं फिर उसके आगे इस प्रकार से ये चिन्ह लगाते हैं, तो इसे कहते हैं विवरण चिन्ह। तो हमारा ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। अब पूछा है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखो स्वादिष्ट बिल्कुल ठीक लिखा है, जटायु ठीक लिखा है, कलयुग ठीक लिखा है, लेकिन आध्यात्मिक गलत लिखा है, क्योंकि आध्यात्मिक में आ आता है। ठीक है, आ आता है, इसमें अ दिया गया है। अब नेक्स्ट है हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 68 में कि जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम का भेद इसमें दिया गया है। तो देखो जो कमाएगा वही खाएगा, तो जो और वही जो है ना संबंध वाचक को दिखाते हैं, संबंध वाचक सर्वनाम इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 में पूछा है कि मानस शब्द से निर्मित विशेषण कौन सा होगा। मानस से संबंधित निर्मित विशेषण होता है मानसिक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग जहाँ पर नहीं हुआ है बताना है। तो सार्वनामिक विशेषण की पहचान आप कैसे करते हैं। जो भी ऐसे सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा से
पूर्व में लगते हैं, पहले लगते हैं, संज्ञा से पहले लगते हैं। जैसे कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, आदमी से पहले यह लगा है, घर से पहले वह लगा हुआ है और नौकर से पहले कोई लगा हुआ है। तो इन तीनों में ही सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें आजकल से पहले आप लगा हुआ है, आजकल कोई संज्ञा नहीं है, ठीक है, तो इसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा बताना है। अब देखिए यमुना क्या है? यमुना एक नदी है, नदी का स्पेसिफिक नाम है, तो यमुना तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चांदी होगी आपकी, उसे क्या बोलते हैं जो मटीरियल नाउन होते हैं, अच्छा द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, तो चांदी हो जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा। झुंड मतलब कि जो ग्रुप वाला होता है, कलेक्टिव यानी कि समूहवाचक संज्ञा। लेकिन जो गाय होगा वो जातिवाचक संज्ञा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गाय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम का कोट काला है। इस वाक्य में काला शब्द क्या है? तो काला शब्द तो काला शब्द आपका हो जाएगा जब विशेषण की विशेषता बताई जाती है, तो विशेष से इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। राम बहुत तेज विद्यार्थी है, तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। तो प्रविशेषण आपसे पूछा है, तो राम बहुत तेज है पूछा है, तो तेज से पहले क्या आ रहा है? वो इसका करेक्ट आंसर होगा बहुत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, इसमें पूछा है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया के अकर्मक रूप का प्रयोग हुआ है? तो नौकर पानी भरता है, सकर्मक है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, ये भी सकर्मक है। वह फुटबॉल खेल रहा है, तो ये भी सकर्मक है। लेकिन रस्सी ऐंठती है, अकर्मक है, तो आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछा है कि पानी शब्द में इनमें से किस संज्ञा का उदाहरण है? पानी क्या होता है? देखिए पानी, सोना, चांदी, ये सभी क्या होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। अगला है कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, तो को इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में। इनमें से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है हमेशा? तो सदा एक वचन वाले जो शब्द होते हैं वो आपको याद रखने चाहिए थे। इसमें आप इसमें उदाहरण से भी देख सकते हैं। सोना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमेशा एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 78, अमेरिका ने तालिबान का विरोध किया। इसमें भूतकाल का कौन सा उपभेद पूछा है? तो उपभेद कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि संदिग्ध भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, हेतु मदभूत। तो आपसे पूछा है कि इसमें कौन सा है? तो अमेरिका ने तालिबान का विरोध किया होगा, यहाँ पर आ रहा है होगा, यानी कि कुछ क्लियर पता नहीं है, तो इसमें संदिग्ध भूत है, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? गंगा, गोदावरी, सरस्वती सभी नदियाँ हैं और स्त्रीलिंग में प्रयोग होती हैं, लेकिन चंद्रमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये पुल्लिंग है। नेक्स्ट है, वह चोर से डरता है। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि करण है या फिर अपदान कारक है, कौन सा कारक हो जाएगा इसमें? हाँ बिल्कुल सही, इसमें अपदान कारक होगा, क्योंकि करण कारक सिर्फ वहीं पर आएगा जहाँ पर किसी भी उपकरण का या फिर औजारों का किसी का भी प्रयोग हुआ होगा, तो वहाँ पर आएगा। लेकिन अपदान, वह चोर से डरता है, यानी कि वह इंसान और चोर क्या हो जाएंगे? दोनों अलग अलग हो जाएंगे ना, तो अपदान क्या कराता है? अलग होने का ही तो बोध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण से युक्त पद कौन सा है? गुणवाचक पूछा है, ढाई, दूना, दोनों ही क्या है? परिमाणवाचक है, क्या बोलते हैं उसको? संख्यावाचक है ना, संख्यावाचक, क्योंकि दूना और ढाई आ रहा है, ठीक है, तो ये संख्या बता रहा है। कोई में तो यहाँ पर कोई बता रहा है, निश्चित ही नहीं है यहाँ पे। और बलवान शरीर बिल्कुल सही है, जो कि शरीर की गुणवत्ता बता रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। किस वाक्य से वर्तमान काल का बोध होता है? 4 वाक्य हैं, जिसमें पहला है, दिन रात परिश्रम करने वाला छात्र ही परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। फिर हमसे बोला है कि सुरेश ने रमेश के साथ विश्वासघात किया, तो मतलब पहले ही कर दिया है। अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम गिरा, ये भी भूतकाल में करवा दिया है। भारत उस घटना को भूल चुका है, यानी कि ये भी भूतकाल में हो चुकी है घटना। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी चल रहा है, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे तब जाके परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। क्वेश्चन नंबर 83 है हमारे पास, शब्दों का संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? तो देखिए, जब आपको डॉक्टर को छोटे रूप में लिखना है तो आप क्या करते हैं? इस तरह से एक गोला लगाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह कहा जाता है। ऑप्शन सी है, शायद इसको संक्षिप्त चिन्ह भी कहते हैं, या फिर इसको लाघव चिन्ह भी कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट पेज बचा है हमारे पास, और इस पेज में ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन है वो सभी वर्णमाला से दिए गए हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 84 है, इनमें से व वर्ण नहीं है। वह कैसा वर्ण है? वह अंतस्थ व्यंजन के अंदर आता है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व होते हैं ना, 4 व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन तो है ही। दंत ओष्ठ से भी बोला जाने वाला भी ये है ही, ठीक है। अर्ध स्वर भी इसको माना जाता है। तो बचा क्या इसमें? इसमें सिर्फ ऑप्शन सी बचा है, संघर्षी, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है, इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है पूछा है। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? जो 2 स्वरों से मिलते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, इनमें से महाप्राण ध्वनि कौन सी है पूछा है। महाप्राण ध्वनि कौन सी है इन सभी में से? तो देखिए आप देखेंगे छ, छ को बोलने में ज़्यादा हवा हमारे मुंह से निकल रही है, तो छ इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, कौन सी ध्वनि कंठ नहीं है। कौन सी ध्वनि ऐसी है जिसकी आवाज़ हमारे कंठ से नहीं निकलती है? ओ, क, ह सभी की कंठ से निकल रही है, लेकिन ई जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंठ ध्वनि नहीं है। 88 में पूछा है, लुंठित व्यंजन कौन सा है। तो लुंठित व्यंजन कौन सा है? र। र ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में जो जीभ होती है उसके आगे भाग में कंपन होती है, तो वो ही व्यंजन लुंठित व्यंजन होते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा व्यंजन महाप्राण है। महाप्राण मैंने आपको बताया जिसमें ज़्यादा सांस हमारी छूटती है, वही व्यंजन महाप्राण होते हैं। तो देखिए क बिल्कुल सिंपल से बोल ले रहे हैं, भौ, भौ में हवा निकल रही है, ड और वो ये भी सिंपल से बोला जा रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भौ। अगला है, इनमें से असत्य कथन कौन सा है पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है, ठीक है। मे बी इसमें अनुस्वार का उच्चारण गुरु होता है, ये हो सकता है, ठीक है, इसमें मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 है, इनमें से अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण कौन सा होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 91 में ऑप्शन है दो, थो, ब और गो, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा थो, ठीक है। तो थो जो होता है वो अघोष वर्ण होता है। इनमें से उच्चारण स्थल कंठोष्ठ है। बताइए कौन सा उच्चारण स्थल 92 में कंठोष्ठ है, जो कंठ और होठों से दोनों से बोला जाता है, तो ऐसा वर्ण है औ। अगले में पूछा है कि इनमें से महाप्राण व्यंजन नहीं है पूछा है, कि जिसमें ज़्यादा सांस हमारी बाहर नहीं निकलती है, तो ऐसा व्यंजन है ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, मो। 94 में पूछा है, अल्प प्राण व्यंजन नहीं है, मतलब जिसमें आवाज़ नहीं निकलती है, ये हवा नहीं निकलती, यानी कि महाप्राण पूछ लिया है आपसे एक तरीके से, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 94 का घ इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब अगला है, इनमें से ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कौन सा है, यानी कि जिसका होंठ से हम बोलते हैं। तो देखिए ऊ और प, फ, ब, भ वाला पूरा वर्ग किससे बोला जाता है? होंठों से बोला जाता है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 96 में पूछा है कि दंत ध्वनि कौन सी है, यानी कि जिसको बोलने में हमारी जीभ दांतों से टच हो जाती है, तो कौन सा वर्ग होता है? तो वर्ग होता है, क्योंकि तो, थो, द, ध सभी में दंत पे टच होता है। 97 में है, इनमें से मूल स्वर नहीं है पूछा है, तो ठीक है, मूल स्वर कौन सा नहीं है पूछा है। ई भी होता है, ऊ भी होता है, री भी होता है, लेकिन ए नहीं होता है, ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 में पूछा है कि इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। देखिए तद्भव शब्द कौन सा है पूछा है, तो अवध, कटु और कर्म तत्सम शब्द है, लेकिन ऊन क्या है? ऊन एक तद्भव शब्द है। 99 में पूछा है, शंकर शब्द कौन सा नहीं है पूछा है, ठीक है। बेघर भी 2 भाषाओं से मिलकर बना है, उसी तरह से खेल और तमाशा भी 2 भाषाओं से बना हुआ, लाठी चार्ज भी 2 भाषाओं से मिलकर बना है, तो ये सभी संकर शब्द हैं। लेकिन टेलीफोन जो है, टेलीफोन किस भाषा का शब्द है? यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसीलिए संकर शब्द नहीं कहलाएगा। संकर शब्द वे होते हैं जो 2 भाषाओं से मिलकर बनते हैं। अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है उसमें हमसे पूछा है कि स्वर रहित अथवा स्वर सहित व्यंजन को क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स हमने ये सॉल्यूशन कर लिया है 100 क्वेश्चन का, जिनमें 1-2 ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिले जो कि कन्फ्यूजिंग थे, और साथ ही कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देखे हमने जिसमें हमारा 2 आंसर लग रही थी, ठीक है। तो कुल मिला के जो आपका पेपर है वो ईजी है। आपने अगर हिंदी व्याकरण को अच्छी तरह पढ़ा होगा तो आपका इसमें सिलेक्शन पक्का है। वैसे सभी के लिए ईजी है,
मेरे लिए भी और आपके लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। तो इजी में और ज़्यादा टफ आपका हो जाता है, मेरिट हाई जाने के चांसेस हो जाते हैं। तो चलिए आप लोग इसको मिला लीजिए और मुझे कमेंट में बता दीजिए कि आपके 100 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं। और मेरा इसका एग्ज़ाम नहीं था, ठीक है, तो आपको क्लियर कर रही थी। ओके बाय।